सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 लक्ष्मीकांत की बुक का, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। अब ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग बुक अपने साथ ओपन करके बैठना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने लिया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ पे इन्हें बोला जाता था बिल ऑफ राइट्स। अब बात कर लेते हैं, जो पार्ट 3 है ना, इसे मैग्ना कार्टा से भी डिस्क्राइब किया जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या है कि एक किंग जॉन थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम, इंग्लैंड के किंग थे, तो उन्होंने एक कम्युनिटी थी बैरन के, काफ़ी प्रेशराइज करने की वजह से एक बैरन कम्युनिटी थी, उनके प्रेशराइज होने की वजह से इन्होंने ना पहली बार राइट्स दिए अपने पीपल्स को, तो इसीलिए उन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों? तो अगर कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जाती है ना, तो उसे मैग्ना कार्टा करके बोला जाता है। सेम उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमारा जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमें पहली बार ऐसे राइट्स मिले जो कि हमारे पास पहले नहीं थे, तो इसलिए इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और एक बात, बाकी सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे जैसे राइट्स दिए गए हैं वो इतनी इलोबरेटिव वे में नहीं कवर किए गए हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, इसे और भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में इलोबरेट किया गया है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जस्टिसिएबल पार्ट है। अब जस्टिसिएबल बोले तो क्या? तो जस्टिसिएबल मतलब कि अगर ये वायलेट होते हैं तो जो पार्टी जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं वो सीधे कोर्ट जा सकती है। अब फंडामेंटल राइट्स के केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंडर, और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 आर्टिकल नंबर के अंदर। ठीक है, तो वही बताया गया है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना और भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किए गए हैं, जो कि यूएसए और भी अदर कंट्री में इतने इलोबरेटिव वे में नहीं कवर किए गए हैं। अब फंडामेंटल जो है ये क्या करता है? सबसे पहले कि ये तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, अगर सिटीज़न है तो उनके पास राइट्स होंगे ही होंगे, अगर वो उस कंट्री का सिटीज़न है तो उनको राइट्स ये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इससे क्या बनी रहती है ना, इससे सबसे पहले तो हमारी इक्वालिटी बनी रहती है सारे इंडिविजुअल में, फिर डिग्निटी बनी होती है इंडिविजुअल की, कि मतलब अगर उसकी डिग्निटी ही नहीं होगी तो ये राइट्स का क्या मतलब है। तो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए उसके पास कुछ राइट्स भी होने चाहिए, और इससे एक तो मतलब पब्लिक इंटरेस्ट है वो भी सेफ होता है काफ़ी सारा। हाँ, और इससे हमारी यूनिटी भी बनी होती है। अब यूनिटी, मैंने इससे पहले जब हम लोग सिटीज़नशिप कर रहे थे तो सिंगल सिटीज़नशिप भी यूनिटी का पार्ट बनती है। कैसे? कि आप मतलब सारे ही जगहों पे जा सकते हो, आ सकते हो इंडिया के किसी भी स्टेट में। अभी हम लोग देखेंगे जब आर्टिकल 19 मतलब आएगा एक राइट टू फ्रीडम, उसमें आर्टिकल 19 में हम लोग ये सारी चीज़ें, तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये प्रमोट करते हैं आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। कैसे? तो ये लिमिटेशन लगाते हैं स्टेट के ऊपर, कि मतलब स्टेट अपनी पावर का यूज़ करके ना ऐसा नहीं कर सकता कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को दबा ले जाए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से ना लिमिटेशन या कहिए कि ब्रेक लगाते हैं, जो भी आर्बिट्रेरी लॉ लाता है या लेजिस्लेचर जो भी लॉ ऐसे बनाता है, तो उन पे एक ये आर्बिट्रेरी लॉज के अगेंस्ट ये एक लिमिटेशन का वर्क करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बना होता है? इससे ना एक गवर्नमेंट, जैसे कोई भी है तो एक गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ होगा, ना कि एक पर्सन का लॉ होगा। अगर एक पर्सन का लॉ होगा तो वो अपने मन मुताबिक बनाता चला जाएगा, उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि किसके राइट्स जा रहे हैं किसके नहीं, उसे अपना फ़ायदा दिखेगा। बट एक गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट देखेगी कि हमने अगर राइट्स दबाया तो ये लोग आने वाले इलेक्शन में हमको हटा देंगे, तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाती है इन सारी चीज़ों से। ओके, अब हम लोग बात करते हैं
द फंडामेंटल राइट्स आर नेम सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये तो गारंटीड किए ही जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 32 की। ठीक है, उसके बाद और क्या है, और भी जो इसकी चीज़ें हैं ना, वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट। कैसे, तो उसमें आएगा आर्टिकल लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम। अब इन सब की वजह से ना एक इंडिविजुअल क्या है कि अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सकता है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, मोरालिटी को, इंटेलेक्चुअल को, जो भी चीज़ें को वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में उसको जाने की पूरी पूरी आज़ादी है। तो ये सारी चीज़ें वो इस तरह से हासिल कर सकता है कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब बात कर लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि थे राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 90 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, देन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30, देन और ये जो है ना राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, इसको डिलीट कर दिया गया था। अभी हम लोग उसकी भी बात करेंगे कि कब डिलीट किया गया था। और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये आर्टिकल नंबर 2, जैसा कि मैंने बताया, आप इसी से में रिट ज्यूरिसडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप लोग जा सकते हो। तो राइट टू प्रॉपर्टी को ना इसे डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे बदलाव करने थे ज़मीन से रिलेटेड, और उस टाइम क्या था, काफ़ी इंडिया डेवलप कर रहा था, तो ज़मीनें चाहिए हुई थी। तो अब इस ज़मीनें मतलब सरकार को भी चाहिए थी, तो इन सबको आराम से हासिल करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। और ये कोई बेसिक फीचर्स का पार्ट भी नहीं था। कब आता है केस बेसिक फीचर, तो आता है केशव नंदा भारती केस से 1973 में जो होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसकी भी बात करेंगे। तो अब क्या है, अब 31 की जगह कहाँ पे है, अब 31 की जगह है 300A में। तो राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ चला गया, 30A में। अब ये एक लीगल राइट बन गया है, ना कि एक फंडामेंटल राइट्स। ये आप लोग चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, टोटल 6 हैं, और इनमें भी कई सारे हैं। तो अब बात कर लेते हैं फीचर्स क्या हैं फंडामेंटल राइट्स के। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो सबसे पहला जो है ना कि कुछ तो अवेलेबल हैं सिटीज़न को, ठीक है, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स ना आपके फॉरेनर को भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आर्टिकल लाइफ टू लिबर्टी, ठीक है, 20 to 21, ये सारे फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। और किनको अवेलेबल, जैसे लीगल पर्सन है, जैसे कोई कॉरपोरेटिव सोसाइटी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, तो उन्हें भी फंडामेंटल राइट्स है। ये सिर्फ पर्सन तक ही सीमित नहीं है कि एक पर्सन तक ही रहेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है इन सारी चीज़ों में, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट आराम से अमेंड कर सकती है, और ये क्वालिफाइड है, नॉट एब्सोल्यूट। अब इसका मतलब क्या कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेगी कोर्ट कि ये रीजनेबल है भी या नहीं। ठीक है, दस दे स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ सोसाइटी एज अ होल। तो इससे कंट्रोल भी बना रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम मिल गई कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप रात में गाड़ी लेके निकल जाओ हॉन्किंग करते हुए एकदम, और पूरा सोसाइटी परेशान है, तो ये सब भी आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, और ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जिससे कि फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट पड़े या उनको दबाया जाए। ठीक है, तो उस पर भी एक लगाम लगाता है ये कि ऐसा काम ही है, आपको नहीं करना है, नहीं तो वो वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड कर देगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और तो और ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ निगेटिव इन कैरेक्टर हैं जो कि लिमिटेशन लगाते हैं अथॉरिटी ऑफ स्टेट पे, और कुछ हैं जो पॉजिटिव इन नेचर हैं
जो कि कुछ प्रिविलेजेस देते हैं पर्सन्स को। और पांचवा, दे आर जस्टिसिएबल, तो ये जस्टिसिएबल हैं कि अगर ये वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो। फिर छठा क्या है कि ये गारंटीड है कि सुप्रीम, जैसे इस फंडामेंटल राइट्स की गारंटी कौन लिया है, तो वो लिया है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32। तो अगर ये वायलेट होते हैं ना तो पर्सन डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसे अपील करने की क्या प्रोसीजर होता है कि आपको हाई कोर्ट से जजमेंट मिला तब आप गए हो सुप्रीम कोर्ट। बट फंडामेंटल राइट के केस में क्या है ना कि आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। उसके लिए अब ये नहीं है कि आपको एक जजमेंट की ज़रूरत है कि पहले यहाँ की जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, देन आप जाओ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। फिर वही बात 7 वाली कि दे आर सैक्रोसेंट और दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। तो वही कि पार्लियामेंट कभी भी बदल सकती है, बट ये भी जो भी अमेंडमेंट होगा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही होगा, जो कि आता है आर्टिकल 368 के अंडर ही होगा। आप इसे ऑर्डिनरी लॉ से नहीं, मतलब ऑर्डिनरी अमेंडमेंट से नहीं इसे बदल सकते, ठीक है। और विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, तो अभी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर में भी काफ़ी सारे होते हैं, वो भी हम लोग आने वाले चैप्टरों में या इसी चैप्टर में भी कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये सस्पेंड भी हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये कब सस्पेंड होंगे? ये सस्पेंड होंगे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। वो भी सारे नहीं सस्पेंड होंगे, क्योंकि आर्टिकल नंबर जो 20 और 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये तब भी सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आर्टिकल 90 में जो फ्रीडम दी गई है ना, ये तभी सस्पेंड होगी जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। कब? ऑन आर्म रेबेलियन, ऑन एक्सटर्नल एग्रेशन पे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगी, जैसे हमारा देश से किसी का युद्ध हो गया या युद्ध छूट गया बाहर बॉर्डर पे, तो ये जो है ना आर्टिकल 19 में जो आते हैं 6 राइट्स दिए गए हमें, वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और इसके बाद इसमें ना एक वर्ड था इंटरनल इमरजेंसी, मतलब आर्म रेबेलियन एक था ना कि इंटरनल एग्रेशन, तो इंटरनल एग्रेशन फिर डिलीट भी कर दिया जाता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, वो भी हम लोग देखेंगे या आने वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और फिर इसमें बात की गई है देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A सेविंग अ लॉ प्रोवाइडिंग एक्विजिशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट क्या होता था कि अगर स्टेट को ज़मीन एक्वायर करनी है तो अभी जैसे अमेंडमेंट किए गए थे तो उसी तरह से वो ले सकता है। उसके बाद क्या है 31B, अगर कोई इसने इम्पावर किया ना कि अगर कोई भी एक्ट या शेड्यूल अगर रेगुलेशन डाला जाता है 9th शेड्यूल में, तो वो भी मतलब अगर अफेक्ट करता है तो वो भी मान्य माना जाएगा, ठीक है। और 31C है, तो 31C है, इसने ये प्रिविलेजेस दी ना डायरेक्ट DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, कि जब DPSP को इम्प्लीमेंट करना होगा तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं, ठीक है, या मिलिट्री फोर्सेस या जो भी कह लीजिए आप, तो उनके भी राइट्स को पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेटेड कर सकता है, मतलब उनसे पूरी की पूरी हटा सकता है या कुछ राइट्स उनसे ले सकता है। अब ऐसा नहीं है, सोचिए कि अगर कोई मिलिट्री का पर्सन है या आर्म पर्सन है, ठीक है, अब उस वाइल वर्किंग तो उसके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल जानकारियाँ होंगी, मतलब टेक्निक से यूजेस या टैक्टिक्स या कोई भी मतलब जो काफ़ी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं वो सारी उसे पता होंगी। तो अब उसको वो आके बताने नहीं लगेगा कि नहीं मेरा तो राइट टू स्पीच है, मेरे आर्टिकल 19 देखो राइट टू फ्रीडम में, मेरे पास तो स्पीच का राइट है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन लोग के पास इतने राइट्स थोड़े कम होते हैं। उसके बाद ये सारे राइट्स ना जब मार्शल लॉ लगा होगा तब नहीं होंगे। अब मार्शल लॉ मतलब होता है मिलिट्री रूल। अब ये मिलिट्री रूल बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे लगता है, हालांकि अभी तक कभी लगा नहीं और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सारी पावर मिलिट्री को दे दी जाती है। तो मिलिट्री क्या होती है, अगर उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो एक मिलिट्री मैन को ज़्यादा कुछ तो
करने से रहा। अब मेन वो ट्रेन ही होते हैं ऐसे कि दे ट्रेन टू किल, ठीक है। तो अब उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो अगर वो सीधा सीधा शूट भी कर देते हैं तो उसमें फिर क्या राइट्स और क्या राइट्स की बातें, क्या प्रोटेक्शन की बातें, ठीक है। तो जब मिलिट्री रूल लगता है, मार्शल लॉ लगता है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद है 12 पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल वाइल सम ऑफ देम आर इन्फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट देम, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि देखिए, कुछ तो ऐसे हैं कि वो खुद ब खुद इन्फोर्सिएबल है, मतलब उनके लिए आपको कोई लॉ या कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। दे वायलेट, आपको पता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो ऐसे ही हो जाते हैं। और कुछ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ता है। तो जैसे एक यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट स्टेट क्रिएट करनी हो, तो जैसे अनटचेबिलिटी पे ना पार्लियामेंट ने ही लॉ बनाया, अनटचेबिलिटी पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता, ठीक है। तो अब ऐसे, तो अब अनटचेबिलिटी बैन कर दी गई, तो अब वो पूरे इंडिया में बैन कर दी गई, और उसकी सज़ा भी कितनी होगी वो भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसमें ना एक है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जो हमने पहले स्टेट की डेफिनेशन देखी ना, वो काफ़ी मतलब शॉर्ट में कवर की गई थी, या कहिए कि ब्रीफली थी। अब इसमें क्या है, इसमें स्टेट जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट प्रोविज़न से कंसर्न करता है, और काफ़ी वाइडर एक्सप्रेशन है स्टेट का। तो देख लेते हैं, आर्टिकल 12 की अब बात कर रहे हैं, इसमें आता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, पहले गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के दोनों ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव वो होते हैं ना, देखिए जैसे अभी के हैं, अभी बीजेपी है, तो एग्जीक्यूटिव होता है जैसे आप हमारे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। और लेजिस्लेचर वो है जो लोकसभा में बैठ के नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है यूनियन गवर्नमेंट के, तो ये पार्ट होते हैं स्टेट के। दूसरा बी पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, वही जहाँ पार्लियामेंट, अब स्टेट लेजिस्लेचर भी तो सेम ही वर्क करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे ही बेस्ड है, तो यहाँ पे भी सेम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर वो सारी लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, फिर ट्रस्ट बोर्ड, और डी वो सारी अथॉरिटी, वो सारी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, या पीएसयू कह लीजिए, हाँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो वो सारी भी स्टेट की ही डेफिनेशन में फॉल करती हैं, जैसे कि LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा, और भी काफ़ी एग्जांपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट की बात की गई ना, ये बहुत ही वाइडर सेंस में इंक्लूड की गई है। अगर ये इन सब से अगर कुछ भी वायलेट होता है, आपके राइट्स वायलेट होते हैं, तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो। और एक जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि स्टेट में सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं फॉल करती हैं, एक प्राइवेट बॉडी भी या एक कंपनी भी, प्राइवेट कंपनी भी। कैसे, तो समझिए कि एक प्राइवेट कंपनी है, कंपनी C, और गवर्नमेंट ने इसे टेंडर दे दिया, ठीक है, इसे वर्क दे दिया कि आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये वर्क करो। जैसे अभी रोड बनाने का दे दिया जाता है या मेट्रो बनाने का, तो ये कंपनी को मिल गया। तो अब ये कंपनी भी स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेगी, अगर इससे भी वायलेट होगा तो भी आप जा सकते हो सीधा का सीधा कोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद कर लेते हैं आर्टिकल 13 की, जो कि अभी एक सब डेफिनेशन में है, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 बोलता है ना कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंस है, मतलब वो सूटेबल नहीं है या कॉन्फ्लिक्ट आता है उसके फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो लॉ वायलेट करता है, तो उसे नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है। मतलब
सीधे इसका सीधा हटा सकता है। तो अब इससे ना एक चीज़ ये याद निकल के आती है कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ तो कहीं लिखा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू है, बट इन अदर वर्ड ये वही कर रहा है। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रहा है कि जैसे स्टेट लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ने कोई नियम कानून बनाया पर उससे वायलेट हो रहे हैं, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो कोर्ट्स क्या होंगे, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये लोग सीधा का सीधा बोलेंगे कि आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकंसिस्टेंस हैं फंडामेंटल राइट्स के, सो दीज आर नल एंड वॉइड। वो उन्हें सीधे ख़त्म कर देगी कि आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब 32 आर्टिकल में ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को और 226 से दी गई है हाई कोर्ट के पास, ठीक है। उसके बाद द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13, अब इसमें लॉ का अर्थ क्या है, जो कैनोटेशन है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो परमानेंट लॉ इनेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से, तो ये फॉल करते हैं लॉ की डेफिनेशन में। आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या फॉल्स करता है मैं वो बता रहा हूँ। तो लॉ ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फिर टेम्पररी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या होता है ना, ये ऑर्डिनेंस इशू करते हैं जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो ये लोग ऑर्डिनेंस लाते हैं, या मतलब रेसेस के टाइम पे ये लोग ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ठीक है। सेम स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कंपनियां हैं, ये हैं वो हैं, तो अगर वो लोग भी ऐसा कुछ करती हैं, ठीक है, तो वो भी फॉल करती है, वो भी लॉ के अंडर ही आता है। जो भी ऑर्डर हो गया, रूल रेगुलेशन हो गए, तो ये सारी चीज़ें लॉ के अंडर ही फॉल करती हैं। और उसके बाद नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, दैट इज कस्टम यूसेज ऑफ हैविंग द फोर्स लॉ, ठीक है। तो ये भी आपका लॉ की डेफिनेशन में ही फॉल करता है। दस नॉट, अब इसमें क्या है ना कि आप बस लेजिस्लेचर के ही लॉ को नहीं चैलेंज कर सकते हो, इसमें यही बता रहा है कि आप सिर्फ लेजिस्लेचर, अब देखो हमने कितनी सारी चीज़ें की कवर की, पार्लियामेंट के, फिर प्रेसिडेंट्स के ऑर्डिनेंस या गवर्नर के ऑर्डिनेंस हो गए उसको, फिर स्टैट्यूटरी एलिमेंट्स अगर कुछ करते हैं तो उनके भी खिलाफ, ठीक है। और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज हैं तो उन्हें भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स तो आप सीधा का सीधा कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट इन केसेस में उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो इसमें क्या हुआ कि 30 में ना जो लॉ की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें तो फॉल कर रही थी, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं फॉल कर रहा था। तो अब यही एक चीज़ बनता है ना, जिससे पार्लियामेंट और इस पार्लियामेंट काफ़ी सारे अमेंडमेंट लाती है कि एक जजमेंट में बोल दिया जाता है कि जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये तो आर्टिकल 13 के लॉ की डेफिनेशन में तो फॉल ही नहीं करता है, तो पार्लियामेंट चाहे तो बदल सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हटा सकती है। बट उस टाइम क्या हुआ कि पार्लियामेंट काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करने लगी। अगर ऐसा होता तो शायद अभी सब कुछ ख़त्म हो जाता। तो अब इसी चीज़ को, अब ऐसे तो मेंशन है नहीं एज इट इज़, बट केशव नंदा भारती केस से ना के जजमेंट में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ना कि अब भले ही नहीं मेंशन है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चैलेंज किए जा सकते हैं अगर वो अफेक्ट करते हैं हमारे बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर पेपर में आए ना कि आर्टिकल 13 में कि जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी फॉल करता है, तो आप लोग सीधे उसको रॉन्ग बोलोगे, क्योंकि नहीं करता है। ये तो एक जजमेंट से आया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी अगर पार्लियामेंट बेसिक फीचर्स को छेड़ेगी फंडामेंटल राइट्स के, तो वो फॉल करेगा और हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग राइट टू इक्वालिटी की तरफ, जो कि आता है आर्टिकल 14 से अब शुरू होगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अब ये देख लेते हैं क्या है।
तो आर्टिकल 15 कहता है ना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि सभी को इक्वल लॉ है और सब लॉ के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो कोई पर्सन अमीर हो, गरीब हो, एक ऑफिशियल हो मतलब एक ऑफिसर हो या एक आम नागरिक हो, सभी के सभी लॉ के सामने सेम है। ठीक है। दिस प्रोविज़न कन्फर्म्स राइट टू ऑल पर्सन, सिटीज़न और फॉरेनर। अब ये जो है ना ये अवेलेबल है सिटीज़न को भी, फॉरेनर को भी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को भी और अदर टाइप के लीगल पर्सन्स को। अब लीगल पर्सन क्या क्या होती हैं ये हमने देख चुका है कि कोई भी पीएसयू हो गई या आपने कोई कंपनी बनाई वो भी लीगल पर्सन हो गई, जिसके ऊपर सू किया जा सके, जिसके ऊपर केस किया जा सके, तो वो एंटिटी एक लीगल पर्सन हो जाती है। अब हमारे पास ना दो कॉन्सेप्ट इसी में यूज़ किए जाते हैं। पहला जो है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये मैंने जैसे बताया तो ये ना ब्रिटिश ओरिजिन है, और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसमें ये चीज़ें ना कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा किसी भी पर्सन को। कैसे कि समझिए कि कोई एक ऑफिसर है और एक आम नागरिक है तो दोनों को सेम ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो ऑफिसर है तो उसे अलग तरह से ट्रीट करेंगे या मतलब वो तो लॉ वायलेट करके भी बच सकता है, ऐसा कुछ नहीं, सभी एक बराबर हैं लॉ के सामने। अब इसमें दूसरा क्या है, बी वाला देखिए, द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। हाँ, तो वही सारी चीज़ें हैं कि एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। और जो तीसरा है, नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैंने एक ही बार में एक्सप्लेन कर दी, सॉरी उसके लिए, मुझे थोड़ा रुक रुक के करना चाहिए था। तो अगर वही जैसे कि मैंने बताया कि कोई अमीर हो, गरीब हो या जैसा भी हो, सब लॉ के सामने सेम ही हैं, एंड नो पर्सन पुअर और हाई और ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल सब क्या है, सारे के सारे कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, सबको एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। अगर वो लोग वायलेट करते हैं तो उन्हें भी सेम सज़ा होगी। और ऐसा नहीं है कि एक गरीब को 4 साल की सज़ा हो जाएगी क्योंकि वो गरीब है या एक कॉमन मैन है, और एक ऑफिशियल को कम सज़ा होगी क्योंकि वो ऑफिशियल है और ऑफिसर है। तो ऐसा कुछ नहीं, सभी को इक्वल पनिशमेंट ही इक्वल टाइम के ही दी जाएगी। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ना, जो कि है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से समझिए ना कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो इससे क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अब इस हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिफिकेशन है ना कि कुछ लोगों को थोड़ी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, समझे। जैसे किसी के पास पैसा होता है तो वो पैसे के दम पे केस जीत लेता है, और किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो केस तक भी कर पाए, केस तक भी लड़ पाए। तो इस सब्जेक्शन के लिए ना, इनको मतलब सपोर्ट करने के लिए तो यही दिया गया है कि इक्वल सर्कमस्टेंसेस में उन्हें थोड़ी प्रिविलेज भी दी जाएगी और उनके जो भी चीज़ें उन्हें मेंटेन करके रखा जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से उनकी हेल्प की जाएगी। हाँ, बट ये जो भी चीज़ें की जाएंगी, अगर उसके हक में भी कुछ किया जा रहा है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्बिट्रेरी होना चाहिए कि एक को दबा दिया जाए और दूसरे को उठा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो अब हम लोग इसका दूसरा रीड करते हैं। सिमिलर एप्लीकेंट ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। तो सेम अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, देन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दस द फॉर्मर इज निगेटिव कॉन्सेप्ट। अब जो पहला हम लोग जो बात किए जो कि था इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये निगेटिव कॉन्सेप्ट किसके लिए, तो निगेटिव कॉन्सेप्ट उसके लिए जैसे कि निगेटिव है स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए या ऑफिशियल्स के लिए जो कि गवर्नमेंट के अंडर फॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेशन लगाती है, ये उन्हें वो काम करने से रोकती है, तो निगेटिव उनके लिए है। ठीक है। और जो सेकंड वाला है ये पॉजिटिव इन नेचर इसलिए कि ये अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक करता है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है तो उन्हें थोड़ी हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है कि आप ऐसे ऐसे करके आप भी लड़ सकते हो, आप भी उनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद देख लेते हैं ना, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that where equal and unequal are treated differently,
Article 14 does not apply. While Article 14 forbidded class legislation, it permit reasonable class classification of a person. तो वही सारी चीज़ें कि आर्टिकल 14 बात तो करता है इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन की, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो समझिए वही जो ये डिस्क्रिमिनेशन करना है, जो ये सब्जेक्ट्स वाइज डिवीज़न करना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्बिट्रेरी होना चाहिए, बट इंटेलिजिबल और सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन पे बेस्ड होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जैसे आपको लग रहा है कि हाँ उसे सच में उसे ज़रूरत है, अगर एक समझिए एक पर्सन है काफ़ी हेल्पलेस है और एक है जिसके पास पूरी की पूरी पावर है, उसके पास पुलिस है, सब उसी के साथ हैं, तो अब इस पर्सन की हेल्प करने के लिए ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें की जा सकती हैं, थोड़ी मदद करके इसको आगे लाया जा सकता है, मतलब इसकी भी। तो अब ये दोनों एक बराबरी के स्टेट पे खड़े रहेंगे, फिर ये लोग आराम से अपना केस या जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं, सॉर्ट आउट। देन अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। तो जो रूल ऑफ जो कॉन्सेप्ट है ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आया हुआ है रूल ऑफ लॉ से, जो कि पहली बार प्रोपोन्ड किया था एवी डाइसी ने, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ें लाई थी सामने। तो इन्होंने क्या क्या मेंशन किया था? इन्होंने मेंशन किया था सबसे पहले कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। तो कोई भी पर्सन, अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पर्सन तभी पनिश किया जाएगा अगर वो लॉ वायलेट करता है, ठीक है। ये नहीं कि आप अथॉरिटी हो, आपके पास है अथॉरिटी कि आप पनिश कर सकते हो तो आप पनिश करने लगो, नहीं। जब तक वो लॉ वायलेट नहीं करता या लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता है, तब तक आप उसे नहीं पनिश कर सकते। वो तभी पनिश होगा जब वो लॉ वायलेट करेगा। देन सेकंड आता है, तो इसमें सारे के सारे बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सभी के सभी लॉ के सामने ना सब के सब बराबर हैं। अब चाहे वो ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो या कोई जो भी हो, तो वो सारे के सारे बराबर हैं। देन थर्ड वाला, अब ये थर्ड वाला ना दोस्तों हमारे यहाँ नहीं होता, मतलब अपने इंडिया में फॉलो नहीं होता। इंडिया ये दोनों को तो फॉलो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसको नहीं फॉलो करता। क्यों नहीं फॉलो करता ये भी देख लेते हैं। तो इसमें कहा जाता है ना, द primacy of rights of individual, that is the constitution is result to right of the individual as defined and enforced by code law rather than the constitution being the source of an individual rights। तो इसमें इसलिए नहीं होता है ना कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ राइट्स दे दिए गए हैं इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में तो सीधे सीधे राइट्स दे दिए गए हैं, बट इसमें क्या है ना, इसमें ये बोला गया है कि जो राइट्स होते हैं ना इंडिविजुअल के, वो उनके पास होते हैं, बस उन्हें इन्फोर्स कराने जाना होता है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजल्ट है राइट्स का, बट कि और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ सोर्स ही है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं ना वो आते ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन सिस्टम इसे फॉलो नहीं करता। द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिस्टम एंड नॉट द थर्ड वन। इन इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ एज embodied in Article 14 is the basic feature of the Constitution and hence it cannot be destroyed even by the amendment। तो ये जो आर्टिकल 14 है ना, जो हमने पढ़ा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये हमारा बेसिक फीचर्स का पार्ट है, तो इसे पार्लियामेंट नहीं हटा सकती इवन बाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर एक्ट 368। अंडर आर्टिकल 368 के अंडर भी ये अमेंड नहीं किए जा सकते हैं, इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हाँ, बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब एक्सेप्शन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं कि अभी जो हमने बात की राइट टू इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल सारी चीज़ें बात की इक्वलिटी की, तो अब उसमें कुछ एक्सेप्शन भी। अब एक्सेप्शन किने किने दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हैं और जो गवर्नर हैं
इनको कुछ इम्यूनिटी दी जाती है। कब? आर्टिकल 361 में इनके पास कुछ इम्यूनिटी होती है, तो इनको थोड़े प्रिविलेजेस या कहिए कि प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या क्या दी जाती हैं? तो ये किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होते, मतलब कोर्ट इन्हें बुला के कुछ भी पूछ नहीं सकती। कब? अगर ये ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी काम करते हैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उससे कोई भी कोर्ट नहीं पूछ सकता। उसके बाद क्या है कि इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। याद रखिएगा, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जब तक ये अपने ऑफिस में हैं, जब तक गवर्नर और प्रेसिडेंट, तो इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। मतलब इन्हें क्रिमिनल केस में नहीं ट्राई किया जा सकता कोई भी कोर्ट में। उसके बाद थर्ड में ये है कि इनको अरेस्ट या जेल में नहीं डाला जा सकता इनके ऑफिस के टाइम पे, ठीक है। तो जब तक इनका ऑफिस चल रहा है तो इनको अरेस्ट या जेल नहीं हो सकता। देन उसके बाद 4 में ये है कि कोई भी सिविल प्रोसीजिंग भी नहीं चलाई जा सकती। हाँ, बट ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें देखिए मेंशन है, नो सिविल प्रोसीजिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस in any court in respect to any act done by him in personal capacity whether before or after enter upon his until expiration of 2 months next after the notice has been delivered। तो सिविल केसेस में तो इन पे प्रोसीजिंग नहीं चलाई जा सकती, बट क्या है कि जैसे सिविल प्रोसीजिंग चलानी है तो उन्हें 2 महीने पहले नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। नोटिस भेजा, 2 महीने हो गए, उसके बाद आप इन पे सिविल प्रोसीजिंग, मतलब सिविल केसेस हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्रिमिनल केस तो बिल्कुल नहीं चला सकते, बट सिविल 2 महीने का नोटिस देके आप चला सकते हो। उसके बाद किन्हें कोई भी पर्सन या कोई मीडिया वाला है समझिए, अगर वो कुछ भी, ठीक है, अगर वो कुछ भी ट्रू रिपोर्ट छापता है, ठीक है, कहाँ की? पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की, जो भी वहाँ काम काज हो रहे हैं, अगर उनकी ट्रू रिपोर्टिंग करता है तो आप उसके में उन्हें मतलब जेल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन्हें भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने ट्रू प्रोसीडिंग चल रही है, वहाँ एमएलए लोग अपना में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपने उसे छाप दिया तो आपको जेल हो जाएगी। नहीं, वो चाहे जो भी कुछ भी काम कर रहे हो आप उसको करेंगे तो आपको जेल वेल ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, बट रिपोर्ट शुड बी ट्रू। ऐसा नहीं है कि आप फॉल्स कुछ भी दिखाने लगो जैसा कि आज का मीडिया दिखा रहा है। खैर छोड़ो, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कवर भी तो करना है दोस्त। तो तीसरा देख लेते हैं। अब कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर ना किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। किसके लिए? तो कोई भी वोट देता है वो पार्लियामेंट में, ठीक है, या वो कुछ भी कहा है पार्लियामेंट में, इसीलिए ना बहस उसमें वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, बट उसके आप केस नहीं उन पे जाके कर सकते। तो ये इम्यूनिटी मिली होती है उन्हें आर्टिकल 105 के अंडर। ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ते रहेंगे और काफ़ी अच्छे से। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, तो वो चाहे कुछ बोल दे पार्लियामेंट में, या वोटिंग भी तो पड़ती है, जैसे कोई एक्ट पास कराना है या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या जो भी, तो उन सब में वोटिंग अगर हो रही है तो एमपी किसी को भी दे सकता है। उसके लिए आप उस पर केस नहीं कर सकते कि ये तुमने क्यों बोल दिया या इन्हें क्यों वोट दे दिया, ठीक है। देन 4 बात करते हैं, वही सेम जैसे कि यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, यहाँ एमएलए आ गए, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्हें भी इम्यूनिटी प्राप्त है, प्रिविलेज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव 194 में। देन अब बात कर लेते हैं 5वें की, जो कि है आर्टिकल 31C। अब ये एक एक्सेप्शन था कि जब आर्टिकल 31C आएगा ना तो 40 ऑटोमेटिकली वहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 31C से क्या था कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसमें ये मेंशन भी किया है कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज़ आउट, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन था। हालांकि इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए जो कि हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद किन्हें हैं, छठा देख लेते हैं। तो कोई भी
फॉरेन सोवरेन एम्बेसडर है या डिप्लोमेट्स है, तो जैसे समझिए कि किसी अदर कंट्री के प्रेसिडेंट आए या उनके डिप्लोमेट्स आए या जो भी आए, तो उन्हें भी इम्यूनिटी होती है कि आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सेम यूएन के मेंबर्स हो गए या यूएन की जो भी एजेंसियाँ होगी, यूनाइटेड स्टेट अभी तो काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ की अगर कोई एजेंसियाँ हैं तो आप उसके भी मेंबर आते हैं तो आप उन्हें भी अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो बट उन्हें भी थोड़ी इम्यूनिटी होती है। अब ऐसा नहीं कि वो आके मर्डर पे मर्डर करे जा रहा है और आप लोग उसे अरेस्ट ही नहीं कर रहे हो, नहीं, इतनी भी इम्यूनिटी नहीं होती है, बट उन्हें थोड़ी इम्यूनिटी दी जाती है। सो अब हम लोग चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 की। जस्ट अ मिनट। आर्टिकल 15 जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो ये प्रोहिबिट करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन किन किन चीज़ों पे नहीं कर सकते। हाँ, तो ये देख लीजिए, पहले इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेते हैं। प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली यहाँ पे मेंशन करिएगा कि किन किन ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अब जो ये इसमें दो वर्ड काफ़ी क्रूशल हैं, हालांकि ये तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा हमने काफ़ी पढ़ते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन ऐसे करना ना कि जो कि फेवरेबल हो, कि आप ऐसे ना डिस्क्रिमिनेट कर दो कि किसी को ज़्यादा बढ़ावा दे दो और किसी को एकदम ही दबा दो डिस्क्रिमिनेट करके, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ओनली का क्या कैनोटेशन आता है, ओनली इस कैनोटेशन में यूज़ किया गया है कि इन सिर्फ जो ये सारी चीज़ें हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तो इन चीज़ों पे तो प्रोहिबिट है कि आप नहीं डिस्क्रिमिनेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट हो गई, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, बट इनके अलावा और सारी चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट होगी या यूनियन गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अब जो इसका सेकंड प्रोविज़न है आर्टिकल 15 का, वो ये है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन, कि इन पे कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं की जा सकती इन सारी चीज़ों पे। किन पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके रिगार्डिंग आप पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं पुट की जा सकती या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब उसमें किन किन के रिगार्ड सो सबसे पहले तो एक्सेस टू द शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। तो इन सारी जगहों पे अब ऐसा नहीं होगा कि किसी का जाना अलाउड नहीं है, जैसे पहले हुआ करता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। हालांकि अभी तो नहीं, बट जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारा देश तो आज़ाद था नहीं, तो काफ़ी जगहों पे ऐसे लिखा हुआ रहता था, ओके। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सेकंड, यूज़ ऑफ वेल, कुएं का यूज़, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, प्लेस, तो इन सब चीज़ों पे भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कहाँ पे, जहाँ पे होली और पार्टली स्टेट की या गवर्नमेंट फंड से वो बना हो। अब ऐसा नहीं है कि जैसे समझिए कि कुछ लोग प्राइवेट लोग हैं, अमीर लोग हैं या जो भी, उन्होंने अपना एक फार्म हाउस बनाया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्लेफुल चीज़ें बनी हुई हैं, पार्क हैं, तो अब उसको कोई इंडिविजुअल जाके एक्सेस थोड़ी कर सकता है, वो तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। उसमें आप ये जाके थोड़ी बोल सकते हो कि नहीं मुझे भी चाहिए, ये तो मेरा राइट है, मतलब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, नहीं, वो तो उनकी चीज़ है ना, ठीक है। तो जहाँ पे स्टेट, जैसे अब गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनाया, जैसे कि लखनऊ में जैनेश्वर है, रिवर फ्रंट है, अंबेडकर है, और काफ़ी जगहों पे ऐसे पार्क होते हैं सारे शहर में, तो आप वहाँ पे सबका प्रवेश होता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है या मतलब उन्हें रोक दिया जाता है या प्रोहिबिट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी ना 4 एक्सेप्शन है। अब क्या क्या एक्सेप्शन है ये देख लेते हैं। ये क्या हो गया मेरे पेन को, क्या
कलर चेंज, ठीक है। पहला एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है किनके प्रमोशन के लिए, वुमेन और चिल्ड्रन को प्रमोट करने के लिए डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। मतलब एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब मैं वो बताता हूँ, समझिए कि एक वैकेंसी है, ठीक है, इसके 2 कैंडिडेट हैं, सॉरी, ये हैं लेडी, ये हैं फीमेल, ये हैं मेल। अब दोनों सेम क्वालिफिकेशन के, मतलब सेम ही क्वालिफाइड हैं, सेम है, पर वैकेंसी एक ही है। तो इस जो गवर्नमेंट है ना, ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है कि मेल तो मतलब जैसे वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है तो वुमेन को बढ़ावा दे के उसको ये जॉब दे सकती है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट कर सकती है। किसी भी मतलब रिजर्वेशन भी दिया जाता है, देखते ही आप लोग, रिजर्व सीटें होती हैं। लोकल बॉडी में भी 33% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कहाँ पे, पंचायती राज में, म्यूनसिपैलिटी में 33% सीटें रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए, वहाँ पे भी होती हैं। प्लस जो चेयरमैन का एक बोर्ड बनता है जो कि डिसीज़न लेता है, वहाँ पे भी 33% वुमेन का रिजर्वेशन होता है। और एजुकेशन से रिगार्डिंग चिल्ड्रंस को ठीक उसी तरह बी वाली की बात कर देते हैं। तो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं ना, उनके लिए भी गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बोलिए या स्टेट बोलिए। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट मत समझ जाइएगा। स्टेट में अभी मैंने बताया क्या क्या फॉल करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी, यूनियन गवर्नमेंट भी, स्टैट्यूटरी एजेंसियाँ भी, और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी। आप लोग पढ़े हो तो भूलना नहीं ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या फॉल, अब इनके एडवांसमेंट के लिए, किनके एडवांसमेंट के लिए, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो कि सिटीज़न ऑफ इंडिया या फिर शेड्यूल कास्ट के, एससी के लोग हैं या एसटी के लोग हैं, तो इनके बढ़ावा के लिए ना कुछ सीटें रिज़र्व की कर दी जाती हैं। अभी भी है रिजर्वेशन, तो अभी तो ओबीसी का 27% है, देन एससी एसटी, देन 10% एडिशनल भी ऐड किया गया है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इनको फ़ीस कंसेशन भी दिया जाता है। तो कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, या जैसे कि मेरा कॉलेज जब था, तो मेरे कॉलेज में एससी और एसटी की कोई फ़ीस नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे फ़ीस बस जनरल और ओबीसी भरते थे। तो मैं ओबीसी में आता हूँ, तो मेरी फ़ीस थी, और एक मेरा फ्रेंड था जो कि एससी से था, उसकी फ़ीस नहीं थी, मतलब वो फ्री में ही पढ़ता था वहाँ पे, और ज़रूरी भी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हीन भाव से ना देखिए। और जो तीसरा पॉइंट है, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन ऑफ, वही सारी चीज़ें हैं कि इनके एडवांसमेंट के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकता है, एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना सकता है, ठीक है। प्लस कि उसके बाद से बात, मतलब सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज या स्कूल को ही में ही ये सारी चीज़ें दी जा सकती हैं रिजर्वेशन, नहीं। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट कॉलेजेस में भी बोलता है कि इतनी % सीटें रिजर्व होंगी, किनके लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो डी पॉइंट है, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब EWS ये क्या है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो क्या हुआ ना कि जैसे हमने SC ST OBC की तो बात कर ली रिजर्वेशन की, अब ये जो EWS कोटा है ना, ये उनको मिलेगा जो लोग कवर नहीं होते हैं OBC SC एंड ST में कवर नहीं किया जाते हैं। तो ये किनको मिलेगा, तो समझिए आप लोग जनरल कैटेगरी वालों को। तो देखिए, अब जनरल कैटेगरी में सभी तो ऐसे नहीं होते कि आप जनरल में हो तो आप अमीर हो, सभी तो नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके खाने के वांदे होते हैं, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते हैं। तो उनके लिए ना ये एक EWS कोटा लाया गया, जिनसे 10% का रिजर्वेशन दिया गया। अब इस कोटे को लाने में भी काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। अभी हम लोग सारा इसी चैप्टर में पढ़ेंगे सब। अभी बस इसके बाद वाली वीडियो जो, क्योंकि मैं ये वीडियो अभी ख़त्म कर दूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मुझे क्या कहते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी बनाना आप लोग को भी बोर कर देगा। क्योंकि अगर मैं फंडामेंटल राइट की पूरे फुल चैप्टर की वीडियो बनाऊँ तो शायद 4 घंटे की वीडियो बनेगी, और उसको भी मैं इतना जल्दी कवर कर रहा हूँ, तब ये हाल है, ठीक है। तो एडिशनल कोटा दिया गया 10% का।
पर हाँ, आप रिजर्वेशन वहाँ नहीं कर सकते, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप नहीं कर सकते। वहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या होता है कि ये लोग अपना इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इन्हें राइट दिया गया है, तो अब वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अब ये जो 10% का दिया गया था ना AWS कोटा, तो OBC में क्या था कि एनुअल इनकम देखी जाती थी पर्सन की, बट इसमें क्या है ना, फैमिली इनकम कैलकुलेट होती है। ये भी हम लोग देखेंगे अभी आने वाली वीडियो में। तो ठीक है, तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा अभी फ़िलहाल के लिए कि 10% का कोटा AWS को भी दिया जाता है, जो कि जनरल कैटेगरी वालों को मिलता है। तो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट भी कर सकती है, बस वो डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, और वो बढ़ावा देने के लिए किसी भी कैटेगरी या सेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, या सेक्स को बढ़ावा देने के, जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रन, या कोई भी डेमोग्राफिक चीज़ों पे, तो स्टेट मतलब गवर्नमेंट कर सकती है। तो उसी के साथ दोस्तों ये वीडियो होती है ख़त्म। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मुझे सुना है। अब अगर आप लोगों को आपने मुझसे कुछ सीखा या समझ में आया तो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट बिलो। ठीक है।